नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों। मैं सीबी हाड़ा व्याख्याता हिंदी राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप सब विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइएगा, आज की विवेचना का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है क्लास 12th हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अंतरा भाग 2 पुस्तक से आदिकाल व भक्तिकाल के संधि कवि विद्यापति। तो शुरुआत करते हैं विद्यापति से। ये देखिएगा, एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 में विद्यापति के प्रारंभ में जीवन परिचय से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां जो आपके लिए प्रस्तुत करती है, मैं आपके बीच रखता हूं। देखिएगा, एनसीईआरटी हमारे बीच रखती है वो है सन से 1460 का जो समय था वो विद्यापति का समय है। इनका जो जन्म है वो मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कुछ जानकारियां हमें जीवन परिचय, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का प्रश्न कवि के जीवन परिचय से या लेखक के जीवन परिचय से पूछा जाता है। इस हेतु मैं आपको जो एनसीईआरटी जीवन परिचय से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां प्रस्तुत करती है वो आपके बीच रखता हूं। उनके जन्म का यानी विद्यापति के जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। विद्यापति का रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राज कवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश का एक रूप है और मैथिली, इन 3 भाषाओं में रचनाएं। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है कि वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य प्रभाव परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज रची बसी हुई है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गई हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। एनसीईआरटी आगे उनकी कृतियों के बारे में बातचीत करती है, आप देखिएगा। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। इस तरह से एनसीईआरटी संक्षेप में विद्यापति का जीवन परिचय हमारे बीच रखती है। सामान्यतः हम ने बहुत सारी जानकारियां देखी। जन्म बिस्पी गांव मिथिला जनपद में, संक्रमण काल के कवि, जो याद रखने योग्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा भी है, आप याद रखिएगा। ये देखिएगा, जन्म जो है कई बार पूछ लिया जाता है। बिस्पी गांव, काम की बातें आप लिखेंगे। विद्यापति जो है वो मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हैं और बहुत ही चर्चित लाइनें हैं सारी। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि काल के कवि कहे जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि के आधार कीर्तिलता और कीर्तिपता जैसी रचनाएं जिन पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव है और मिथिला क्षेत्र में मैथिली क्षेत्र के लोक व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों की झलक उनके गीतों व पदों में मिलती है। इनके बारे में बहुत से उपनाम व उपाधियां चर्चित रही है। मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव, कवि कंठागार आदि विद्वानों ने इन्हें कहा है।
ग्रियर्सन आदि जो विद्वान है वो इनकी रचनाओं में इनके श्रृंगारिक व भक्ति पदों में रहस्यवाद की झलक देखते हैं। कई इनके बारे में, इनके पदों के बारे में धाराएं हैं, वो मैं आपको समय आने पर जरूर बताऊंगा। ये देखिएगा आप, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनके बारे में मूल भाव यहां अभिव्यक्त किया जा रहा है। इस पाठ्य पुस्तक में के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। नायिका को उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मथुरा या मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। तो ये तो पहले पद की विषय वस्तु का संक्षिप्त ब्यौरा हुआ, और दूसरे पद में जो है वो विषय वस्तु किस रूप में है कि प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से देखती रही परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं, उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। इस तरह से द्वितीय पद की विषय वस्तु, और तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चली जा रही है, जिससे उनके नेत्र खुल नहीं पा रहे। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। इस तरीके से ये तीन पद आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 क्लास 12th हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगाए हुए हैं। के पतिया लई जाइत रे मोर मोरा प्रीतम पास, एक तो ये पद है। दूसरा है सखी है कि पूछसी, तीसरा पद है कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मूंदी रहे दो नयान। इस तरीके से ये तीन पद हैं जिनका मैं सटीक अर्थ आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। आइएगा देखते हैं। ये विद्यापति आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में पहला पद, के पतिया लई जात रे मोरा प्रीतम पास। वियोगिनी नायिका उक्त पद में अपने मनोभाव कुछ इस रूप में, हिय नहीं सहय असहि दुख रे भेल साउल माँ, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाई, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाई, मोर मन हरि हर लई गई रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपुर बस रे कन अप कवि गाओल रे, धनी दरु मन आस आवोत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। इस कार्तिक मास में प्रियतम के आने के बारे में वियोगिनी नायिका को सांत्वना देते हुए बताया गया है। प्रसंग आप देखिएगा, आपको प्रसंग संदर्भ के साथ व्याख्याएं करनी है, अतः मैं आपके बीच प्रसंग व संदर्भ के साथ व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग किस तरह से लिख सकते हैं हम कि प्रस्तुत पद, मान लो यही पद आ जाता है तो विद्यार्थी किस तरीके से प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद आदि काल के प्रसिद्ध कवि, आप चाहें तो यहां पर विशेषण का प्रयोग भी कर सकते हैं कि आदिकाल व भक्ति काल के संधि कवि। तो प्रस्तुत पद आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है। इसे विरह शीर्षक से लिया गया है। इसमें नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। नायिका का प्रियतम गोकुल को छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जा बसा है और उसे कार्तिक मास में उसके लौट आने की संभावना व्यक्त की गई है। तो आइएगा हम पदों का अर्थ सटीक व्याख्या देखते हैं। सावन मास चल रहा है। विरहणी राधा या कोई सामान्य नायिका अपनी सखी से कह रही है। किस तरीके से? ये पहली पंक्ति है कि या लई जात ए मोरा प्रियतम पास, हे सखी के पतिया लई जात रे, कि ऐसा कौन व्यक्ति है, के यानी कौन व्यक्ति है जो प्रियतम तक, प्रियतम पास, जो मेरे प्रियतम के पास
पतिया लई जात, मेरा पत्र ले जाएगा। ये आप देखिएगा, सखी नायिका विरहिणी राधा सखी से कह रही है, हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रियतम तक मेरा पत्र ले जाएगा। दूसरी पंक्ति में वो इस भाव को आगे बढ़ाती है, हिय नहीं सहय असह दुख रे, भेल सावन मास। ये सावन का महीना है, सावन मास। हिय नहीं सह, मेरा हृदय जो है वो नहीं सहन कर पा रहा है इस असहनीय दुख को, यानी वियोग के नायक के चले जाने से जो नायिका के हृदय में वियोग की पीड़ा है, ये प्रवास जन्य वियोग के कारण जो दुख हो रहा है, मेरा हृदय इस वियोग के असहनीय दुख को सह नहीं पा रहा है, राधा सखी से कहती है। भाव को आगे बढ़ाते हुए वो तीसरी पंक्ति में कहती है, एक सरी, यानी जो ये एकांकी भवन है, अकेला सुनसान घर है, पिया बिनु, प्रियतम के बिना मोही रह लो न जाए, इस सुनसान घर में प्रियतम के बिना मुझे रहा नहीं जाता, मन नहीं लगता है, मुझे भय लगता है। प्रिय के बिना इस सूने घर में, इक्सरी भवन में मुझसे एकांकी नहीं रहा जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में विद्यापति ने अपने पदों को अभिव्यक्त किया है और ये इनके गीतों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अमर गीतों के सृष्टा जो कहे जाते हैं विद्यापति, उनके गीतों में ये विशेषता आप हर जगह देख पाएंगे क्योंकि उनकी प्रतिभा की ये विशेषता रही है कि उनकी कविता को सामान्य स्त्री जनों के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया है। उनकी भाषा सहज बहती हुई सरल पदावली युक्त आप देख पाएंगे। सखी, अगली चौथी पंक्ति में इस भाव को विरहिणी राधा आगे बढ़ाती है, अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। वो कहती है, हे सखी, जो अनकर दुख है, अब आप देखिएगा अनकर यानी कि ये दूसरे का, अन्यतम का जो दुख है, दारुण यानी कठोर, तो वो कहती है कि सखी अनकर दुख, हे सखी, ये जो दूसरे का कठोर दुख है, अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, इसमें संसार कैसे विश्वास करेगा, कर सकेगा। हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो दूसरे के कठोर दुख पर विश्वास कर सकेगा। मैं कैसे कहूं मेरे हृदय में वियोग की पीड़ा कितनी अधिक है। मोर मन हरि हर लई गई रे, वो आगे कहती है, मेरा मन या मेरे मन को श्री कृष्ण हरि हर कर अपने साथ ले गए, अपनों मन गेल, और उनका मन भी उनके साथ चला गया, यानी उनका ध्यान मेरी ओर नहीं रहा। अब नायिका को ऐसा लगता है, तो मोर मन हरिहर लई गई रे, श्री कृष्ण मेरे मन को हर कर अपने साथ ले गए हैं और उनका मन भी उनके साथ चला गया है, अर्थात उनका ध्यान मेरी ओर नहीं रहा है। अब अगली पंक्तियों में विरहिणी नायिका कहती है, गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल, वे गोकुल को तज यानी छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा में बस रहे, जा बसे हैं। कन यानी कितना, अपजस अपयस, लेल उन्होंने ले लिया है, यानी कि मथुरा में रहकर गोकुल छोड़कर उन्होंने कितना अपयस ले लिया है, नायिका कर रही है। अगली पंक्ति में आप देखिएगा, विद्यापति कवि गाओल रे, विद्यापति कवि कहते हैं, गाते हैं, धनी धरो मन आस, हे प्रिय सुंदरी, प्रियतम के आने की आशा मन में धारण करो, रखो। ये सांत्वनापूर्ण वचन विद्यापति वियोगिनी नायिका से कहते हैं। क्या कहते हैं? आवत तोर मन भावन रे, यानी तोर तुम्हारे प्रियतम, मन भावन तुम्हारे प्रियतम
यही कार्तिक मास, इस कार्तिक मास में तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस तरीके से ये प्रथम पद हुआ। संदर्भ मैंने आपको बता दिया, पदों की सटीक व्याख्या कर दी। अब इसमें आप विशेष भी लिखना है आपको। आप लिखेंगे कि इस पद में जो नायिका जिसका चित्रण किया जा रहा है वो प्रोषित पति का है। प्रोषित पति का वो नायिका कहलाती है जिसका पति परदेश चला जाए, और अगर यदि परदेश से लौट आए तो आगत पति का। प्रिय वियोग में सावन मास कष्टकर प्रतीत होता है, हमने देखा है। हरिहर में यमक अलंकार है क्योंकि शब्द की प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, प्रस्तुत पद में औत्सुक के और देगी। धनी धरु और मोर मन में वर्ण आवर्ती के प्रास अलंकार की छठा। दर्शन भाषा मैथिली है और रस श्रृंगार है। आगे देखिए दूसरा पद। दूसरा पद, सखीत एकी पूछसी अनुभव मोय, सेह प्रीति अनुराग बखानई तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुतिपथ परस न गेल, कत मधु जामिनी रबस गमाओली न बूझत कैसल केली, लाख लाख जुग ही राखल तइयो ही जनरी न गेल, कत विदग्ध जन रस अनुमोदई अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाईते लाखिन मिलन एक। तो ये मैथिली भाषा का विद्यापति द्वारा पद आपके बीच एनसीईआरटी प्रस्तुत करती है। अंतरा भाग 2 में प्रसंग आप लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद है वो आदिकाल व भक्ति काल के संधि स्थल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से अवतरित है। यह भाव उल्लास प्रकरण से लिया गया है। नायिका और उसकी सखियां एक स्थान पर बैठी हुई है। सखियां नायिका राधा से उसकी प्रेम अनुभूति को जानना चाहती है। उसने कृष्ण से जो प्रेम किया है वह कैसा है। नायिका उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करती हुई उस प्रेम का वर्णन करती है। तो ये देखिएगा, ये दूसरे पद का प्रसंग और संदर्भ। अब व्याख्या देखिएगा। प्रति लाइन की व्याख्या शब्द शब्द में करता हूं कि पूछसी सखी यानी कि नायिका राधा सखियों से वार्तालाप करते हुए कहती है, हे सखी पूछसी अनुभव मोय, तू मुझसे मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती है। अब अनुभव किसका? मिलन सुख का, प्रेम अनुभव का। तुझे उस प्रेम अनुभव के बारे में मैं क्या बताऊं। मतलब नायिका से उस प्रेमानुभूति के बारे में सखियों द्वारा पूछा जा रहा है और नायिका राधा उसे बताने में असमर्थ सी जान पड़ रही है। अतः वह कह रही है कि भाई मैं क्या बताऊं उसके बारे में। सेह प्रीति अनुराग बखानई तिल तिल नूतन होय। और एक समस्या नायिका इसलिए वो बताने में भी असमर्थ है कि से प्रीति यदि उस अनुराग वर्णन की नूतन होय, वह क्या हो रहा है, क्षण प्रति क्षण नवीन ही नवीन दिखाई पड़ता है। यानी कि उसके आनंद और स्वरूप का वर्णन करने में नायिका असमर्थ है। उससे वो वर्णन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वर्णन तो स्थिर वस्तु का किया जा सकता है। वो जिस प्रेम और जिस अनुभव के बारे में पूछ रही है वो प्रेम का अनुभव प्रतिक्षण नवीन है। अतः उसकी नवीनता के कारण, उस अस्थिर होने के कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी परेशानी का जिक्र किया, अतः उसका उस प्रेम अनुभूति ना कोई सरल है। वर्णन तो
स्थिर वस्तु का किया जाए तो नित प्रति नवीन है। तीसरी पंक्ति में नायिका कहती, जन्म अवधि हम रूप निहारल, मैं जीवन भर उस प्रेमी के रूप को, कृष्ण के रूप को टकटकी बांध कर देखती रही हूँ। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तर्पित भेल, फिर भी मेरे नेत्र जो हैं अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। उस रूप का इतना आकर्षण है कि नेत्र उस रूप को एक टकटकी बांध कर देखते रहे हैं, किंतु अभी भी देखना ही चाहते हैं। आगे देखिएगा, सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, उनके मधुर वचनों को सदैव कानों से सुनती रही हूं। कृष्ण के मधुर वचनों को नायिका कहती है राधा कि मैं मेरे कानों से निरंतर सुनती रहती हूं। श्रुतिपथ परस न गेल, फिर भी जैसे लगता है मैंने उन्हें कभी श्रुतिपथ कानों से सुना ही न हो, अर्थात उनकी वाणी को ये कान और अधिक सुनना चाहते हैं। रूप और वाणी की चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। सखियों से कत कितनी ही मधु यामिनी रातें रसब गंवावली, केली क्रीड़ा में, रसपूर्ण क्रीड़ा में बिता दी, न बूझल कैसल केली, किंतु कोई बूझ ले, मेरे से पूछ ले कि केली क्रीड़ा कैसी होती है तो मैं बताने में असमर्थ हूं। अर्थ देखिएगा, कत कितनी ही मधु जामिनी, मादक और सुहावनी बसंत की रातें, रसब गंवावली, प्रेम क्रीड़ा में, कृष्ण के साथ प्रेम की क्रीड़ा में बिता दी। न बूझल, ये नहीं जान पाई किंतु कि कैसल केली, रति क्रीड़ा कैसी होती है, यानी मिलन की उत्कंठा आज भी वैसी ही बनी हुई है। मैं आज भी कृष्ण के साथ उसी प्रेम की, उस मादक और सुहावनी बसंत की रातों में रति क्रीड़ा के लिए उतनी ही उत्सुक हूं। मैं नहीं बता पा रही हूं कि वो केली क्रीड़ा कैसी होती है। लाख लाख जुग हिये राखल, मैंने युगों युगों तक या चिरकाल तक अपने हृदय को उनके हृदय से लगाए रखा। तैलो ही जर्नी न गेल, फिर भी हृदय शीतल नहीं हुआ, इसलिए उसका सही सही वर्णन करना संभव नहीं है। इस तरीके से विद्यापति के अध्याय में ये जो दूसरा पद आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ, उसका सरल सटीक अर्थ ये है, आपके बीच प्रस्तुत किया। अब विशेष पंक्तियों में आप देख सकते हैं, सखी हुई में अतिशोक्ति अलंकार है, तिल तिल में विप्सा अलंकार की छटा देखते बनती है, नयन बहेल में विशेषोक्ति अलंकार दर्शनीय है, लाख गेल में विरोधाभास अलंकार, कल एक में अतिशोक्ति, भाषा मैथिली है, जो गुण है काव्य भाषा में वो माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है, और प्रस्तुत पद में प्रेम की चिर नवीनता का प्रतिपादन किया गया। इस तरीके से आप प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिख सकते हैं। आगे बढ़िएगा, जो तीसरा पद आपके लिए पाठ्य पुस्तक में दिया है वो ये है, कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी, मूंदी रहे दुनयन, कोकिल कलरव मधुकुर धुनि सुनी, कर दई झापई कान, माधव सुनी सुनी बचन हमार, तव गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तोहार, धरनी धरी धनी कत बेरी बसही, पुनि तही उठई न पारा, और कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी, नयन गरय जलधारा, तोरह विरह दिन छना छना, तनु छिन चौदसी चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देह रमा। ये भी वियोग से संदर्भित पद है। प्रसंग आप देखिएगा, जो प्रस्तुत पद है लिखेंगे हम आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है। इसे विरह शीर्षक से लिया गया है। राधा की सखी उसकी विरह भावना का वर्णन कृष्ण के सम्मुख कर रही है। और व्याख्या देखिएगा, कुसुमित कानन, हेरी यानी देखकर, कुसुमित प्रफुल्लित पुष्पित वन को, कानन को देखकर, कमलमुखी वो जो सखी कृष्ण से नायिका की वियोग व्यथा का या वियोग अवस्था का चित्रण कर रही है। वो कर रही है, नायिका की दशा कैसी हो रही है माधव, तो वो बता रही है कि कुसुमित कानन, कुसुमित वन को, पल्लवित पुष्पित वन
वन को हेरी यानी देखकर कमलमुखी जो वो नायिका है, मूंदी रहे दो नयन, वो अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। हे माधव, वो कमलमुखी नायिका इस कुसुमित कानन को देखकर मूंदी रहे दो नयन, अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है, क्योंकि इस पुष्पित पल्लवित वन को देखकर उसकी वियोग की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। अतः वो अपनी इन आंखों से इस प्रकृति के उल्लास को नहीं देखना चाहती। कोकिल कलरव, प्रकृति का जो उल्लास है उसमें जो कोयल की मीठी कूक कलरव है, मधुकुर भौरों की धुनी यानी गुंजार को सुनकर कर हाथों से दई धा दे लेती है, झापई कानों को बंद कर लेती है। अर्थात कोयल की मीठी कूक और भौरों की मधुर गुंजार को सुनकर वह नायिका राधा अपने हाथों से कर से अपने कान झापई बंद कर लेती है। इस तरह से दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ, नायिका वियोग व्यथा से संतप्त है, उसकी सखी नायक के समक्ष उसकी वियोग अवस्था का चित्रण, मार्मिक अवस्था का चित्रण कर रही है कि प्रकृति में उल्लास को देखकर नायिका की क्या दशा है। हे माधव सुन, हे माधव जरा मेरी बात सुनो। ताओ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, तुम्हारी वह जो गुणवती नायिका है, सुंदरी है, अति भेल दुबरी, अब अत्यंत दुर्बल हो गई है। गुनी गुनी क्या कर रही है, याद कर कर के प्रेम तोमार, जब तुम वृंदावन में गोकुल में थे उस समय जब तुमने उससे प्रेम किया था, तुम्हारे या आपके उस प्रेम को याद कर कर के, स्मरण कर कर के वो अत्यंत दुर्बल हो गई है। कौन? तुम्हारी वह गुणवती नायिका। अर्थ देखिएगा, तुम्हारी वह गुणवती सुंदरी तुम्हारे अगली पंक्ति, पांचवी पंक्ति में सखी नायक से कहती है, धरनी यानी कि वो बाला, तुम्हारी वो नायिका, वो प्रियतमा, धरी धन क्या हो गई है, विरह में इतनी क्षीण हो गई है, कत बेरी वसही कि उठने पर, यानी कि वो को वो नायिका, वो बाला धरनी जो है वो धरती को पकड़कर, पांचवी पंक्ति में वह सखी नायिका की अवस्था का चित्रण करते हुए कहती है कि हे माधव, जो धरनी यानी वो बाला है वो इतनी क्षीण हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि कत बेरी बसही यानी कि बसही बैठ जाती है धरती को पकड़कर, बैसही यानी बैठ जाती है, धनी धरी कतबेरी यानी कि बार बार पृथ्वी को पकड़कर वो इतनी ज्यादा क्षीण हो गई है, दुर्बल हो गई है कि जब एक बार धरती को पकड़कर बैठ जाती है तो पुनी तही उठ ही न पा रहा, तो फिर प्रयत्न करने पर भी उससे वहां से उठा नहीं जाता। फिर क्या करती हो, कातर दिठी करी, कातर दृष्टि से चौदसी हेरी, चारों दिशाओं में देख धारा अब गिराने लग जाती है, कहीं भी तुम्हें न पाकर वह रोने लग जाती है। अगली पंक्ति में कहा जा रहा है, तोहर विरह, तुम्हारे विरह में दिन छनाछन वह अत्यंत दीन जान पड़ती है, प्रतिक्षण, छनाछन का मतलब है प्रतिक्षण, तनुछिन चौदसी चांद समान, उसका जो तनु यानी शरीर है वो चतुर्दशी चौदस के चांद समान चंद्रमा की भांति क्षीण होता जा रहा है। तुम्हारे वियोग में वो इतनी दीन जान पड़ती है कि क्षणाक्षण प्रतिक्षण उसका जो तनु यानी शरीर है वो चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति क्षीण होता जा रहा है। भनई विद्यापति, अतः विद्यापति कहते हैं, शिव सिंह नरपति, वो जो राजा शिव सिंह है, लखिमा दे रमान, वह लक्ष्मी देवी के पति राजा शिव सिंह इस विरह दशा को भली प्रकार से जानते हैं, जानने वाले हैं। रमान का मतलब जानने वाले हैं, रमण करने वाले हैं। लखिमा देह के साथ जो रमण करने वाले नरपति शिव सिंह है वो भनई, वो इस भली प्रकार से
इस वियोग की दशा को जानते हैं। कुसुमित कानन में अतिशोक्ति अलंकार है। गुनी गुनी छंद में विप्सा अलंकार, कमलमुखी में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा मैथिली है। इस तरीके से ये मैथिली के महानतम कवि विद्यापति ठाकुर की प्रसिद्ध पदों की जो कुछ वानगी आपके बीच में रखी है, मैंने कोशिश की है सटीक अर्थ प्रस्तुत करने का, ताकि विद्यार्थी इससे संबंधित यदि प्रश्न और व्याख्याएं बोर्ड एग्जाम में आए तो उनका सही तरीके से वर्णन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। और वैसे उनके जो गीत हैं वो नारी की सुंदरता और शालीनता के सुरेख लघु चित्र समान वर्णनों से परिपूर्ण हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने विद्यापति को आनंद के कवि और प्रेम के संसार का सार कहा था। उन्होंने अपने गीतों को संगीत पर भी ढाला था, ऐसा हम मानते हैं। अपने मधुर निनादपूर्ण गीतों के अतिरिक्त विद्यापति ने कई सारी रचनाएं की। हम उनका प्रकारांतर से या संदर्भ विशेष से उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है मित्रों। आगे जब वार्तालाप होगी तब किसी नए विषय के साथ आपके बीच बहुत जल्दी आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।